आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अर्थात पहचान की राजनीति क्या होती है, आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करता है। तो शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, हमारी पहचान के 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। पहली भाषा, दैट मीन्स लैंग्वेज, दूसरी जाति, कास्ट, और तीसरा धर्म, रिलीजन। इन 3 आधारों पर हम पहचाने जाता है, अपने लैंग्वेज के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर और अपने धर्म के आधार पर। प्रोफेसर अतुल कोहली के अनुसार स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया, मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया, जो कि पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों में विद्यमान थी। दैट मीन्स कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ मौजूद थी, उसी सिस्टम को हमारे भारत में भी अपनाया गया। भारतीय संविधान में इन्हीं उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश किया गया। व्यक्ति को मूल इकाई माना गया और जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, मूल वंश एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में ये बात को मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, मूल वंश एवं जन्म का आधार बनाकर उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है हमें राइट्स टू रिलीजियस लिबर्टी प्राप्त है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके लिए पंथ निरपेक्षता का भी प्रयोग किया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर भारतीय समाज अत्यंत परंपरागत है। अगर इंडियन सोसाइटी को देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल है और समाज जो है, सोसाइटी जो है वो जातियों में विभाजित है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें समुदाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाज धार्मिक है, इसलिए जाति एवं राजनीति का संबंध परंपरागत भारतीय समाज और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया का द्योतक है। समाज धार्मिक है, इसलिए जाति एवं राजनीति का संबंध परंपरागत भारतीय समाज और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया का द्योतक है। जाति व राजनीति के संबंध भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको आए दिन देखने को मिलता है कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स का संबंध भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में पंथ निरपेक्ष, उदारवादी, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। स्वतंत्र भारत में पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। राज्य या कोई भी व्यक्ति आपके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। दैट मीन्स कि लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है स्वतंत्र भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। व्यवहारिक राजनीति में भारतीय शासन के आरंभिक दशकों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक सत्ता पर व्यवहारिक राजनीति का बात किया जा रहा है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप देखिए कि भारतीय शासन के आरंभिक दशकों में राजनीतिक सत्ता पर ब्राह्मणों का, कायस्थों का और बनियों का प्रभुत्व था। शुरुआत में जब पॉलिटिकल अथॉरिटी पर पॉलिटिकल पावर ब्राह्मणों, कायस्थों और बनियों का प्रभुत्व था, उन लोग का आधिपत्य होता था। भारतीय समाज की मूल संरचना जाति पर आधारित है और इंडियन सोसाइटी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो वो कास्ट बेस्ड है, अर्थात कास्ट पर आधारित है। उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो कास्ट के आधार
कास्ट पर आधारित है। इसलिए पॉल ब्रास के अनुसार व्यवहारिक रूप में राजनीतिक सत्ता पर जाति का निर्णायक प्रभाव हुआ है। पॉल ब्रास जो कास्ट पॉलिटिक्स के एक मेन थिंकर हैं, उनका कहना है कि व्यवहारिक रूप में राजनीतिक सत्ता पर जाति का निर्णायक प्रभाव हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो पॉलिटिकल अथॉरिटी पर कास्ट का जो है वो निर्णायक भूमिका है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आने वाले समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जातियों का महत्व गौण हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका कहना था कि आने वाले समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कास्ट्स का कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेगा। कास्ट का कोई इम्पोर्टेंट रहेगा ही नहीं, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि देश के क्रमिक औद्योगिक एवं सामाजिक विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का महत्व होगा, जातियों का नहीं। उनका कहना था कि जब देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का महत्व होगा, व्यक्ति का एक इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, कास्ट का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आप देखिए, व्यवहारिक रूप में देखिए तो ऐसा नहीं हुआ है। पॉल आर ब्रास के अनुसार भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण, दैट मीन्स रिजर्वेशन का स्पष्ट प्रावधान किया गया, बिल्कुल किया गया है। दलितों के प्रमुख नेता जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में प्रभावी भूमिका में थे। भारत में सभी को समान मताधिकार प्राप्त होने के बावजूद जमींदारी उन्मूलन एवं हरित क्रांति के बाद आप देखिएगा तो पिछड़ी जातियों का महत्व निर्णायक रूप में बढ़ा है। उत्तर भारत में पहले राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ी जातियों को मोबिलाइज करना आरंभ किया। उत्तर भारत में राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ी जातियों को लामबंद करना आरंभ किया और वर्ष 1967 के चुनाव में 1967 के इलेक्शन में जिन 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ उनमें पिछड़ी जातियों की भूमिका अत्यंत निर्णय थी। आप देखिएगा कि 1967 के इलेक्शन में जिन 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ था, 1967 के इलेक्शन में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ था और उनमें पिछड़ी जातियों की भूमिका अत्यंत निर्णायक थी। मतलब उनमें पिछड़ी जातियों का जो योगदान था वो बहुत भारी मात्रा में था। तो परिणाम स्वरूप रजनी कोठारी का नाम आपको याद रखना है। ये कास्ट पॉलिटिक्स के एक मेन थिंकर हैं, मेन स्कॉलर हैं और कास्ट पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किए हैं। तो परिणाम स्वरूप रजनी कोठारी की मान्यता यह सत्य प्रतीत होती है कि भारत में जातिवाद नहीं अपितु जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, दैट मीन्स कि पॉलिसिटी, जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। रजनी कोठारी जातियों का राजनीतिकरण से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से जुड़े हुए हैं रजनी कोठारी। आगे हम देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को 1947 के बाद में अगर विश्लेषण किया जाए तो राजनीतिक व्यवस्था में भाषा, जाति, धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को आपको मिलेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को 1947 के बाद अगर आप विश्लेषण करें तो राजनीतिक व्यवस्था में भाषा, जाति, धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगी। जैसे राजनीति और जाति का संबंध गतिशील होता है, पॉलिटिक्स और कास्ट का जो संबंध है वो गतिशील है। जाति का महत्व राष्ट्रीय स्तर राजनीति पर उतना नहीं है। देखिए, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको
कास्ट पॉलिटिक्स को समझना है तो इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है कि जाति का महत्व राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति पर उतना नहीं है जितना स्थानीय और राज्य राजनीति पर हमें देखने को मिलता है। मतलब लोकल लेवल और स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स पर हमको कास्ट का ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर राजनीति पर जाति का महत्व हमको उतना देखने को नहीं मिलता है, बल्कि लोकल लेवल और स्टेट पॉलिटिक्स पर अगर हम देखें तो उसमें कास्ट का ज़्यादा अफेक्ट दिखता है हमको। और इसी से जुड़े हुए एक विद्वान हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा काम किया है। इसी से जुड़े हुए एक विद्वान हैं, एक स्कॉलर हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। उनका नाम है मायरन वीनर। मायरन वीनर उनका बुक है, एक फेमस बुक है उनकी, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये बुक का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के फेमस ऑथर का नाम बताइए, तो मायरन वीनर, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। मायरन विनर अपने इस फेमस बुक में स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, इस पॉइंट को कि जाति का महत्व राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति पर उतना नहीं है जितना स्थानीय और राज्य राजनीति पर हमें देखने को मिलती है। इस पॉइंट को वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है। जैसे कि उनका कहना है, वे अपनी इस पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं कि स्टेट लेवल का जो पॉलिटिक्स होता है उसमें जाति, धर्म और भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। स्टेट लेवल का जो पॉलिटिक्स होता है उसमें जाति, धर्म और भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे हम देख सकते हैं तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर तमिलनाडु के पॉलिटिक्स का में हम देखें, जहाँ पर जस्टिस पार्टी आती है, रामास्वामी नायकर जैसे विचारक आते हैं और वहाँ पर एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, दैट मीन्स कि आत्मसम्मान आंदोलन 1925 के अंदर चलाया जाता है और AIDMK, DMK जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती है वहाँ पे। और बाद में जब हम करुणानिधि और जयललिता का जो पॉलिटिक्स हमको देखने को मिलता है उसका आधार कहीं ना कहीं जाति में ही हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मणवाद, गैर ब्राह्मणवाद के रूप में इनकी जो पॉलिटिक्स शुरू होती है और अंत में एक अलग द्रविड़ स्थान की मांग की जाती है, उसका आधार हमें कहीं ना कहीं जाति में ही देखने को मिल रहा है। तो इस बात को हाईलाइट करने की ये कोशिश करते हैं मायरन वीनर कि जाति का महत्व राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति पर उतना नहीं है। आप प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए कि पॉलिटिक्स में जब सेंटर लेवल पर पॉलिटिक्स होता है, नेशनल लेवल पर जब पॉलिटिक्स होता है, तो वहाँ पर रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स की जाती है, रिलीजन को आधार बनाया जाता है, धर्म को ज़्यादा व्यापक तौर पर आधार बनाया जाता है सेंटर लेवल पॉलिटिक्स में। दैट मीन्स कि नेशनल लेवल पॉलिटिक्स या सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स में आप देखिएगा तो वहाँ पे रिलीजन को आधार बनाया जाता है, जबकि लोकल और स्टेट पॉलिटिक्स में कास्ट को आधार बनाया जाता है। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इनका बुक है, मायरन वीरन के द्वारा लिखा गया, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, इनकी अदर बुक्स है मायरन वीरन के द्वारा लिखा गया, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, अभाव की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में दलीय राजनीति। तो इनकी दो पुस्तकें हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी और पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। चुनाव के दिनों में जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि जिस तरह से जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और सामाजिक विकास होगा आने वाले समय में,
वहाँ पर जातियों का महत्व गौण हो जाएगा, व्यक्ति का महत्व सिर्फ रहेगा। लेकिन औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण से जातियाँ समाप्त नहीं हुई है। व्यवहारिक रूप में उस बात को देखा जाए तो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण से जातियाँ समाप्त नहीं हुई है, वरन उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। वे लोग और यूनाइट होते चले जा रहे हैं और उनकी राजनीतिक भूमिका में वृद्धि हुई है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जातीय संघों एवं जातीय पंचायतों ने बढ़ाया है। अतः जातिवाद को समाप्त करने वाले आंदोलन नवीन जातियों के उदय का कारण बने हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स पर अपना जो दृष्टिकोण, अपना व्यूज और जो तर्क प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं, जिनमें जो मुख्य हैं उनका नाम यहाँ मैं मेंशन कर दिया हूँ। रजनी कोठारी स्टेट पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एम.एन. श्रीनिवासन, ये एक समाजशास्त्री हैं। पॉल आर ब्रास, ग्रैनविल ऑस्टिन, नारायण इकबाल, मायरन वीनर और जे.पी. नारायण, जयप्रकाश नारायण, प्रोफेसर वी.के. मेनन, मॉरिस जोन्स और मेयर, ये सभी कास्ट पॉलिटिक्स पर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मेन स्कॉलर हैं और इनका अलग अलग व्यूज रहा है कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इनमें जो मेन थिंकर्स हैं उनके व्यूज को और उनके आर्ग्यूमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इस वीडियो को मैं इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच।